नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। शायद सही कहते हैं। वैसे तो दुनिया भर में इंडिया का जो स्टेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ज्यादातर जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि ऐसे दौर में अमेरिका भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में दिखाई देता है। लेकिन भारत और अमेरिका की क्या ये पार्टनरशिप बराबरी की है या सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है? वैसे भी अमेरिका ने कभी डेमोक्रेसी का ठेकेदार बनकर तो कभी जियोपॉलिटिकल गेम खेलकर ही अपनी दोस्ती को निभाने का काम किया है। चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो या फिर साउथ एशियन कंट्रीज हो, इन सभी के साथ अमेरिका ने अपने मतलब के लिए ही दोस्तियां निभाई हैं। और इसी बीच आपके लिए कुछ सवाल भी मैं लेकर आया हूं। क्या यूएसए सच में इंडिया का भला चाहता है या सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहा है? क्या यूएस की पॉलिसीज इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है या फिर इसके पीछे भी छुपा हुआ रिस्क है? इस वीडियो में हम उन हिडन ट्रूथ और जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप के पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि मैं ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं आपको जो शायद आपको ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर सुनने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं यूएसए के हिडन एजेंडा के बारे में। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच की जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रही है। कभी टेंशन तो कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और अमेरिका ने आपस में देखी है। आज के टाइम में कई लोग यूएसए को इंडिया का एक स्पेशल पार्टनर मानते हैं, खासकर चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए। लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक और गहरा पैटर्न जो है वो हमारे सामने आता है, जिसमें यूएस अक्सर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, चाहे इसमें अपने एलाइज का इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़े। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स फ्रीडम और डेमोक्रेसी का फ्लैग बीरर होने का दावा करता है, उसका एक लंबा इतिहास रहा है ऐसे नेशंस में इंटरवीन करने का जो उसकी ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। इसका नतीजा अक्सर इंस्टेबिलिटी और टर्मोइल के रूप में निकलता है। इंडिया के लिए जो एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, यह एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या यूएस अपनी इंफ्लुएंस और हिडन एजेंडास के जरिए इंडिया के लिए चाइना से भी बड़ा थ्रेट बन सकता है? आज के समय में यह सवाल और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका कैसे दुनिया भर के जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अंदर आग में घी डालने का काम कैसे करता है। देखो, अमेरिका का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूल किया जाए और उनसे मुनाफा कमाया जाए, अक्सर ऐसे रीजन्स में अपने हथियार बेचकर जो अभी जंग के ब्रिंक पर मौजूद है। यूएस की जो आर्म्स इंडस्ट्री है दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज में से एक है। 2023 में यूएसए ने आर्म्स एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और रिकॉर्ड $238 बिलियन के आर्म्स एक्सपोर्ट करने का काम यूएसए ने किया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूएस दुनिया का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है जो 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेचने का काम करता है, जिसमें से कई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना भी कर रहे हैं। इन देशों को वेपन्स बेचकर यूएस सिर्फ अपनी इकोनॉमी को मजबूत नहीं करता बल्कि इन कंट्रीज की सिक्योरिटी पॉलिसीज पर अपना कंट्रोल भी बनाता है। यूक्रेन का ही एग्जांपल ले लीजिए, यहां भी यूएस की इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी चल रही है। यूक्रेन में जब रशिया के साथ टेंशन बढ़ने लगे तब यूएस ने वेपन्स और मिलिट्री एड सप्लाई करना स्टार्ट किया। अक्टूबर 2024 तक यूएस ने यूक्रेन को लगभग $64 बिलियन की मिलिट्री एड प्रोवाइड करी थी। यह फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का एक साइकिल बना देता है जिसमें यूक्रेन की सिक्योरिटी यूएस पर डिपेंडेंट हो जाती है और यूएस अपनी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बनाए रखता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो पुराने प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने यूक्रेन को यूएस प्रोवाइडेड मिसाइल्स का यूज करने की परमिशन भी दे दी थी जो रशियन टेरिटरी तक स्ट्राइक्स कर सकती थी। और अब जब प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो यूक्रेन को ही इस वॉर का जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि पहले वाले प्रेसिडेंट जो थे वो रशिया को इस वॉर का जिम्मेदार बता रहे थे। तो कौन जिम्मेदार हुआ? एक प्रेसिडेंट बोलते हैं रशिया और दूसरा प्रेसिडेंट आकर बोलता है कि यूक्रेन जिम्मेदार हुआ। यह सब कुछ इसी जियोपॉलिटिकल गेम का ही हिस्सा है। जब अमेरिका को यूक्रेन में फायदा दिखा तो रशिया को वॉर का जिम्मेदार ठहरा दिया और अब जब अमेरिका को रशिया के अंदर फायदा दिख रहा है तो वो यूक्रेन को जिम्मेदार दिखा रहा है। फिर आती है अमेरिका की रिजीम चेंज पॉलिसी। अमेरिका फ्रीडम के नाम पर बहुत सारी सरकारों को ओवरथ्रो करने का काम जो है वो इतिहास में करता आया है। यूएसए एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री रही है यूएसए की, जिसमें ऐसे लीडर्स को हटाया जाता है यूएसए के द्वारा जो उसके इंटरेस्ट के लिए थ्रेट बन सकते हैं और इस प्रोसेस को अक्सर फ्रीडम या डेमोक्रेसी बचाने के नाम पर किया जाता है। एग्जांपल आप ले लीजिए ईरान का, जो 1953 के अंदर ईरान के अंदर जो तख्तापलट हुआ था, सीआईए ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुज्देक को कूप के जरिए हटा दिया था। मुज्देक ने ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज किया था जो ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज के इंटरेस्ट के खिलाफ था। ऑपरेशन एजेक्स के तहत जो
जो मुसद्देक थे उनको हटाकर एक ऐसा रिजीम बिठाया गया था जो अमेरिका के कंट्रोल में था। यह सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यूएस सच में इंडिया के लिए एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर बनता है, बनेगा, या फिर सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अमेरिका भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 1973 में अमेरिका ने चिली के अंदर भी कूप करवाया था, जिसमें यूएस गवर्नमेंट ने एक कोवर्ट रोल प्ले किया था और प्रेसिडेंट सल्वाडोर अलेंडे को हटा दिया था। सीआईए के जरिए यूएस ने जनरल ऑगस्टो पिनोशेट का सपोर्ट किया, जिसके ऑथोरिटेरियन रूल कई सालों तक ह्यूमन राइट अब्यूजेस के लिए फेमस रहा। डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि यूएस किस हद तक इसमें इन्वॉल्व था और कैसे सीआईए ने अलेंडे की सरकार को रोकने के लिए काम किया था। ये यूएसए की पुरानी स्ट्रेटजी का हिस्सा दिखता है, ऐसे रिजीम्स को सपोर्ट देना जो यूएस के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करें, चाहे उसमें ह्यूमन कॉस्ट कितनी भी क्यों ना हो। ये ऑपरेशंस यूएस की मैसिव मिलिट्री प्रेजेंस के बलबूते पर किए जाते हैं। अमेरिका की 700 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस 80 देशों के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से काफी स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए हैं। ऐसे में खासकर जापान और साउथ कोरिया में, जहां यूएस चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमेशा प्रेजेंट रहता है। अभी हाल ही के दिनों में यूएस ने इंडिया के पड़ोस में भी ऐसी ही चाल चली थी, बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में रीसेंट डेवलपमेंट ने इंडिया के लिए एक बड़े कंसर्न भी खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल के पास है, आप पीछे मैप में उसको देख भी सकते हैं, ये एक इमेंसली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और कई सारी रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि यूएसए ने आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करने में इंटरेस्ट दिखाए थे, बट शेख हसीना की सरकार ने वो मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करने से मना कर दिया और इसके चलते शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा करवाया गया, ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं और मैं आपको सिर्फ बताने का यह काम कर रहा हूं। अगर ऐसा होता, अगर ये बेस एस्टेब्लिश हो जाता, तो इंडिया की नेवल एक्टिविटीज और न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को अमेरिका क्लोजली मॉनिटर कर सकता था। अगर यूएस ने बांग्लादेश में मिलिट्री फुटहोल्ड बना लिया तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस बदल सकती थी और यूएस की मिलिट्री इंफ्लुएंस इंडिया के बैकयार्ड में आ सकती थी। न्यू दिल्ली की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी चैलेंज हो सकती थी, क्योंकि यूएस के इंटरेस्ट इंडिया के साथ नहीं है, बल्कि अपनी रीजनल इंफ्लुएंस बनाए रखने के लिए अमेरिका हमेशा काम करता है। हमेशा भारत के फायदे में नहीं, सिर्फ अपने फायदे में ही अमेरिका हमेशा सोचता है। एक और बड़ा एग्जांपल है यूएस का। यूएस एक्सट्रीमिस्ट या सेपरेटिस्ट को भी भारत के खिलाफ सपोर्ट करता है, जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं, जैसे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तानी सेपरेटिज्म का बड़ा सपोर्टर है, अमेरिका की सिटीजनशिप वो रखता है। उसने ओपनली पंजाब के सेसेशन का डिमांड भी किया है, जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अंडरमाइन करने का काम करता है। यूएस का ऐसा सेपरेटिस्ट को प्रोटेक्शन देना इंडिया की सोवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में यूएस और इंडिया के बीच की दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग हमको दिखाई देती है, उतनी सीधी ये नहीं है। ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स को यूएस में पनाह देना एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या अमेरिका सच में इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है? ये लोग इंडिया के खिलाफ ओपनली डिविसिव एजेंडास को सपोर्ट करते हैं, फिर भी यूएस इन्हें अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक एग्जांपल के लिए और अगर हम बात करें तो डेविड हेडली का एग्जांपल भी हमारे सामने है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन था और 2008 मुंबई टेरर अटैक्स में वो इन्वॉल्व रहा था। हेडली ने मुंबई में अटैक के लिए सर्वेलेंस का काम किया था। यूएस ने उसे अमेरिका के अंदर अरेस्ट किया, पर जब इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन की डिमांड करी अमेरिका से कि हेडली को भारत भेज दिया जाए क्योंकि वो भारत का भी कल्प्रिट है, तो अमेरिका ने उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। इंस्टेड डेविड हेडली ने यूएस अथॉरिटीज के साथ एक प्ली भी डाली थी, जिसमें उसको कम सजा मिली और वो इंडिया में प्रोसिक्यूशन से भी बच गया। ये यूएस की डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। जब उन्हें अपने इंटरेस्ट स्टेक पर लगते हैं तो वो नई दिल्ली या किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर कर देते हैं। अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसी का फ्लैग बेरियर बोलता है, पर ऑथोरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट भी वो देता रहा है, बस जब तक उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो सर्व होता रहे। एक और बड़ा एग्जांपल है 1971 की इंडो पाक वॉर का। पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन किए, जिससे इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा और अमेरिका भारत को पाकिस्तान में या ईस्ट पाकिस्तान में इंटरवीन करने से रोक रहा था। वॉशिंगटन ने इंडिया के साथ देने से इनकार करते हुए पाकिस्तान का साथ दिया था। इस जंग के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। उस वक्त पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन रिजीम थी, पर यूएस ने चाइना के साथ अपने टाइज को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान का ही साथ देना सही समझा था। और बहुत से डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यही दिखाते हैं कि यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइजेस को बे ऑफ बंगाल के अंदर भेज दिया था, सिर्फ एक फोर्स शो करने के लिए और पाकिस्तान को सपोर्ट देने के लिए। यह एपिसोड भी हमको दिखाता है कि यूएस ने जियोपॉलिटिक्स को डेमोक्रेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिस वजह से इंडिया और यूएस के बीच जो डिस्ट्रस्ट का एक लंबा इतिहास रहा है। और इंडिया हमेशा इंडिया हमेशा स्मार्ट खेलता आया है। अमेरिका ने बहुत कोशिश करी, बट इंडिया ने हमेशा स्मार्ट खेलने की कोशिश करी है। इंडिया ने हमेशा अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई किया है।
पर यूएस पर डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंसी नए चैलेंजेस आज की डेट में खड़े भी कर रही है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ कई सारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन भी किए हैं। एक तरफ भारत अपनी स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिटी को बढ़ाना चाहता है और दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका के साथ कुछ संबंध भी बनाए, कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनाई, कुछ डिफेंस एग्रीमेंट भी किए, और इन सब के चलते हमारे चैलेंजेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गए। यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी की, अगर यूएस और इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो भारत की ऑटोनॉमी के लिए एक चैलेंज भी हो सकती है। यूएस आज भी इंडिया का एक बड़ा आर्म सप्लायर है, पर कई बार डिलेज, रिस्ट्रिक्शन और डिप्लोमेटिक टेंशन की वजह से इंडिया को अमेरिका के चलते नुकसान भी उठाना पड़ता है। एग्जांपल के लिए तेजस फाइटर जेट के लिए यूएस इंजन्स की सप्लाई डिले हो गई है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन जो है वो अभी तक स्लो चल रही है। 1970s में भी यूएस ने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने की कोशिश की थी। अभी इंडिया और अमेरिका ने बेका नाम का, LEMOA नाम का और कोमकासा नाम के 3 मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए हैं, और ये जो कोमकासा एग्रीमेंट है ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट भारत के लिए हो सकता है। 2015 में इंडिया ने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर का $3 बिलियन का डील अमेरिका के साथ साइन किया था। 2018 में कोमकासा एग्रीमेंट आने के बाद सब यूएस ओरिजिन डिफेंस प्लेटफॉर्म में सिर्फ अमेरिका के ही सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगेंगे, और लग भी चुके हैं। इस वजह से कंसर्न है कि इंडिया के मिलिट्री कम्युनिकेशन अमेरिका की मॉनिटरिंग के अंडर आ सकती है। अगर पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक टेंशन भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ते हैं तो हो सकता है कि यूएस के डिफेंस सिस्टम पर इंडिया की डिपेंडेंसी की बड़ी जो डिमांड है, या इंडिया जो यूएस के कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक बहुत बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन भारत के लिए पैदा कर दे। वही खालिस्तानी इशू जो हमने पहले डिस्कस किया वो भी है। क्या यूएस इंडिया पर प्रेशर बना रहा है खालिस्तानी इशू को लेकर? यह भी एक सवाल है। यूएस ने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के केसेस को अग्रेसिवली उठाया। निज्जर की कनाडा में मौत के बाद यूएस ने कनाडा को सपोर्ट किया, जो इंडिया पर इनडायरेक्टली प्रेशर डालने जैसा हमको प्रतीत भी हुआ। पन्नू के एलिजिड असैसिनेशन प्लॉट के एलिगेशंस भी यूएस ने हाईलाइट किए और इंडिया को इनडायरेक्टली उसने टारगेट करने की भी कोशिश करी। साथ में ही इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी यूएस को चुप भी रही है। इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर और पर न्यूट्रल स्टांस अपना मेंटेन रखा, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। इंडिया ब्रिक्स का भी हिस्सा है, जिसमें चाइना और रशिया भी हैं, और ये एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो यूएस डोमिनेटेड डॉलर सिस्टम से अलग हो सके। अगर ब्रिक्स ने एक नया अल्टरनेटिव करेंसी सिस्टम लॉन्च कर दिया तो यूएस का इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है वो थ्रेटन हो सकता है। कई तरीकों से ये ऐसा लगता है जैसे इंडिया को एक ऑटोनोमस पाथ से हटाकर वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ अलाइन करने की कोशिश अमेरिका करता रहा है, खासकर जब इंडिया की ग्लोबल इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ रही है। भले ही यूएस एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहा है, लेकिन उसकी इंटरवेंशन और इन्फ्लुएंस का इतिहास फ्यूचर इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है। जब इंडिया एक सेल्फ रिलायंट ग्लोबल पावर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसको इस रिलेशनशिप के कॉस्ट और बेनिफिट पर ध्यान देना होगा। इसके साथ डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हुए हैं, हम उनको भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अमेरिका से इंडिया ने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, P-8I सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स भी लिए हैं। इसरो और नासा के कोलैबोरेशन काफी स्ट्रॉन्ग भी हुए हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इंडियन डायस्पोरा का अमेरिका में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो हमारे रिलेशंस को इंप्रूव भी करता है। यानी कि हमारे पास ट्रस्ट ना करने के लिए अमेरिका के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ट्रस्ट करने के भी कुछ एक ऑप्शंस मौजूद हैं। तो दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस काफी कॉम्प्लेक्स हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है, पर म्यूचुअल ट्रस्ट और अलाइनमेंट में अभी भी कई सारे चैलेंजेस मौजूद हैं। दोनों देश इंडिपेंडेंट पॉलिसीज फॉलो करते हैं और दोनों का ही फोकस जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पर है। फ्यूचर में अगर दोनों देश इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन कर सके और ट्रस्ट डेफिसिट को रिड्यूस कर सके तो रिलेशंस और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और अमेरिका कभी बेस्ट अलाइज बन सकेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।